नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 142A देखने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। इसके पहले के हमारे सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो उन्हें देख सकते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं लंबित मामलों के अंतरण का विधिमान्यकरण। यदि कोई मामला लंबित रहता है और वह उसका अंतरण हो जाता है तो उसका क्या विधिमान्यकरण रहेगा, ये बात ये 142A बताता है। इसको पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई ए व्यक्ति है, ए ने किसको बी को चेक दिया है। अब जो बी को चेक दिया है तो ये किसी कारण से अनादृत हो गया है, जो धारा 138 में बताई गई है। ठीक है, अब जो चीज़ धारा 138 में बताई है उसके आधार पर जो बी को मिला चेक है वो अनादृत हो गया है। और अनादृत कहाँ पे हुआ है? बी कहाँ का था? मुंबई का था। ठीक है, और ये पुणे जाता है और पुणे में अनादृत हो जाता है चेक। ठीक है, तो पहले क्या हो जाता था, जो चेक है वो वहीं पुणे में ही दे दी जाती थी, वहीं पर उसका सारा काम हो जाता था। परंतु ये बताता है कि 2015 में ये संशोधन हुआ था कि जैसे मूल उसका जो खाता जो बी है, बी का जहाँ पे खाता होगा वहीं पर ऐसा परिवाद वगैरह लगाया जाएगा कि हमारा जो चेक है वो अनादरण हो गया है। उसका जो परिवाद वगैरह है वो पुणे में नहीं लगाया जाएगा, जहां उसका मेन खाता है वहां पर लगाया जाएगा। तो बी का मेन खाता कहाँ था? मुंबई में था। इसलिए यदि कोई वाद लगाना है या कुछ भी होना है तो वो कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। तो इसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो यही बात करता है कि यदि कोई मामला अंतरित था, अंतरित नहीं सॉरी, कोई बात जो लंबित था, ठीक है, लंबित बात होने के साथ साथ यदि किसी ऐसी जगह पर किसी चेक को जो मामला चल रहा था उसे कहाँ? पुणे में चल रहा था। पहले कहीं पर भी हो जाया करता था, परंतु 2015 के बाद ये बताया है कि यदि कोई मामला दर्ज करना है, परिवाद लगाना है तो कहाँ पर होगा? जहाँ पर ए मतलब जहाँ लेखीवाल रहता है या जहाँ पर धारक है, इनका जहाँ पर मेन खाता होगा वहाँ पर ऐसा किया जाएगा। ये हम पिछले सेक्शन में देख चुके हैं। 2015 के संशोधन के बाद ये बताया गया है कि अगर कोई जो चेक है उसके अनादरण का परिवाद करना है, उसका जो कंप्लेन है जो करना है, उसके बारे में जो केस है न्यायालय में, कौन से न्यायालय में लगाया जाएगा। तो ये बताया गया था, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जहाँ पर धारक मतलब जो कोई चेक लिखता है वो लेखीवाल या धारक जिसे चेक मिलना था, इन दोनों में से किसी का भी जहाँ पर खाता हो उस न्यायालय में ऐसा केस लगाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि ए का खाता भी मुंबई में था और बी का खाता भी मुंबई में था। ठीक है, तो इस जगह पर मुंबई में ही ऐसा केस लगाया जा सकता है, पुणे में नहीं लगाया जा सकता। और 2015 के पहले पुणे में भी लगाया जा सकता था। तो 2015 जैसे ही आ गई तो उसके बाद भूतलक्षी प्रभाव रखती है ये 142A। और उसके तहत क्या होता है कि पुणे में यदि कोई मामला चल रहा था तो कहाँ आ जाएगा? मुंबई में वो केस चलने लगेगा और मतलब मुंबई को वो अंतरित कर दिया जाएगा। मतलब जहाँ पर ऐसे लेखीवाल या धारक का मेन खाता है उस जगह पर क्या किया जाएगा? ऐसे मामले को अंतरित कर दिया जाएगा CRPC में किसी भी बात के होते हुए। फिर से देखते हैं, यदि कोई जो परिवाद लगाया जाता है, ठीक है, किसके लिए? तो यदि कोई चेक अनादृत हो जाती है उसके लिए यदि कोई परिवाद लगाया जाता है, न्यायालय में कोई मामला था किसी अन्य जगह पर जो जहाँ पर ना लेखीवाल का खाता है और ना ही ऐसे धारक का खाता है, इनसे भिन्न जगह पर किसी का केस चल रहा था, तो उनका जो केस है वो कहाँ अंतरित कर दिया जाएगा? जहाँ पर लेखीवाल या फिर जहाँ पर धारक का मेन खाता खुला हुआ है वहाँ पर ऐसा जो केस है वो अंतरित कर दिया जाएगा और माना जाएगा कि वो पहले से ही ऐसी उसी जगह पर अंतरित था। ठीक है, और इसमें एक और बात बताई गई है कि CRPC में कुछ भी लिखा हो उसके बाद के होते हुए भी यही माना जाएगा कि यदि जो अंतरण किया जाता है जिस न्यायालय में उसका अंतरण किया जाना था तो माना जाएगा कि वह पहले से ऐसा अंतरण है। अब जो सब क्लॉज 2 है वो ये बताता है कि धारा 142 की उपधारा 2 या 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए जहाँ सम्यक अनुक्रम में यथास्थिति पाने वाले ने या धारक ने 142 की 2 के अधीन अधिकारता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया है या उपधारा 1 के अधीन मामला उस न्यायालय को अंतरित किया है। क्या किया है कि किसी व्यक्ति ने क्या किया है? अधिकारता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध। अब जो चेक का लेखीवाल है, ठीक है, अब जो लेखीवाल है जिसने चेक को लिखा था, ठीक है, उसके विरुद्ध क्या है? कोई परिवाद लगाया है। ठीक है, कोई मतलब कंप्लेन की है, लेखीवाल के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया है व्यक्ति ने,
धारक ने क्या किया है, लेखीवाल के विरुद्ध ऐसा कोई केस फाइल परिवाद किया है या उपधारा 1 के अधीन मामला उस न्यायालय को अंतरित किया जा चुका है। मतलब यह जो उपधारा 1 है, 1 में क्या बताया गया है कि जो मेन ब्रांच होगी जहाँ पर खाता होगा लेखीवाल या धारक का, वहीं पर मामला अंतरित किया जाएगा। और ऐसा परिवाद उस न्यायालय में लंबित है, ठीक है, उस न्यायालय में लंबित है जहाँ पर उसने परिवाद किया है, वहाँ उसी लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 के से उद्भूत होने वाले सभी पश्चातवर्ती परिवाद इस बात का विचार किए बिना कि क्या विचयक उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारता के भीतर संग्रहण लिए परिदत्त या संदाय के लिए प्रस्तुत किए थे, उसी न्यायालय में सक्षम फाइल किए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब हम ये रखते हैं, देखिए फर्स्ट क्लॉज ये बताता है कि यदि कोई जो परिवाद किया जाएगा तो जहाँ लेखीवाल रहता है धारक ही परिवाद करेगा। यदि कोई चेक अनादरण हो जाता है 138 के तहत तो उसका अगर परिवाद किया जाता है, ठीक है, तो परिवाद किए जाने पर ही काम आगे बढ़ता था। तो जैसे यदि परिवाद किया गया है और उसका जहाँ पर लेखीवाल या धारक रहा था, मेन ब्रांच थी जहाँ पर इनका अकाउंट था, उससे भिन्न जगह पर यदि कोई मामला लंबित है तो 2015 के संशोधन के बाद जहाँ पर लेखीवाल या ऐसे धारक का मेन ब्रांच जहाँ पर अकाउंट है वहाँ पर ऐसा मामला अंतरित कर दिया जाएगा 2015 के बाद, और माना जाएगा कि ऐसा जो अंतरण हुआ है वह पहले से ही मामला ऐसा अंतरण था, उसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा कि ये बाद में अंतरण हुआ है तो ठीक नहीं है या कुछ भी, उसे सही वैध ही मानेंगे। अब दूसरा क्लॉज ये बताता है कि यदि ऐसा अंतरण कर दिया जाता है, ठीक है, और अंतरण के बाद क्या होता है, जो लेखीवाल है लेखीवाल के विरुद्ध फिर से कोई परिवाद आता है, तो यदि कोई कंप्लेन है तो वो किस न्यायालय में जाएगी। तो ये बताया गया है कि जिस न्यायालय में ऐसी परिवाद जिसमें अधिकारता हो गई है, जैसे 2015 के बाद उसमें कहाँ था कि अंतरित कहाँ किया जाएगा, यदि किसी भिन्न न्यायालय में स्थित चल रहा था उसका बाद परिवाद चल रहा था तो अंतरित किया जाएगा जहाँ पर लेखीवाल या धारक इन दोनों में से किसी का खाता है, तो वहाँ पर ऐसे मामले को अंतरित किया जाएगा। ये फर्स्ट में बताया गया। अब जैसे ही अंतरित हो गया तो अंतरण के बाद ये सेकंड क्लॉज ये बताता है कि यदि अंतरण हो गया तो अंतरण के बाद परिवाद पर इस बात पर विचार, हाँ, तो इसमें ये है कि खिलाफ कोई भी कंप्लेन आती है तो वो कहाँ जाएगी, तो उसी न्यायालय में जाएगी जहाँ पर ऐसा जो मामला है वो अंतरित किया गया है। मतलब जहाँ पर या तो धारक या लेखीवाल का जहाँ पर क्या है मेन अकाउंट है, उसी अकाउंट जिस स्थान पर है, ठीक है, जिस स्थान पर ऐसा अकाउंट है वहीं स्थान पर क्या है मामले को अंतरित किया जाएगा। और यदि कोई पश्चातवर्ती यदि बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परिवाद आता है तो परिवाद भी कहाँ जाएगा, ऐसी कंप्लेन भी उसी न्यायालय में जाएगी जहां ऐसा मामला अंतरित किया गया है। और इसका जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है यदि पराक्रम में लिखित अधिनियम 2015 की प्रारंभ की तारीख को यथास्थिति उसे पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए हक के अधिक अभियोजन भिन्न भिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं। अब इसमें ये बताया है कि 2015 है, 2015 के बाद जैसे 2 या 4 मतलब कुछ ऐसे न्यायालय थे, 2-3 ऐसे न्यायालय थे जहाँ पर उसको अंतरित किया जा सकता था मामले को, ठीक है, जैसे कि धारक या फिर लेखीवाल का जहाँ पर क्या है मेन अकाउंट है उस स्थान पर क्या है कि उसको अंतरित किया जा सकता था। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न जगह पर अंतरण हो गए, मतलब एक चीज़ को ये समझिए कि अंतरण किया गया जहाँ पर लेखीवाल का खाता था उस वाले न्यायालय में, और इसको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, और अंतरण किया गया उस जगह पर जहाँ लेखीवाल का खाता था। और यदि कोई परिवाद उसके पश्चातवर्ती यदि लेखीवाल के जो खिलाफ कोई कंप्लेंट है वो कहाँ की गई, यदि जहाँ धारक का खाता था, अब ये क्या हो गया, 2 जगह हो गया, तो क्या समझा जाएगा। तो इसमें ये बताया है कि जहाँ कोई बात 2015 के बाद अंतरित किया गया है और वहाँ पर 2 जगहों पर ऐसी बात हो गई है तो वहाँ पर कहाँ पर संस्थित बात माना जाएगा, परिवाद माना जाएगा। तो ये बताता है थर्ड क्लॉज कि जहाँ पर पहली बार जो मामला है अंतरण किया गया है तो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, उसी पहली बार वाले न्यायालय में जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज देखा हमने, फर्स्ट क्लॉज में बताता है कि जैसे ही यदि कोई CRPC में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, 2015 के बाद यदि कोई मामला है 138 में जैसे लेखीवाल या
लेखीवाल की किसी गलती की वजह से क्या हो जाता है, चेक का अनादरण हो जाता है, तो उसके खिलाफ यदि कोई वाद लाना है, परिवाद लाना है, तो परिवाद यदि 2015 के पहले किसी अन्य न्यायालय में संस्थित था जहां पर लेखीवाल या धारक का खाता नहीं था, तो 2015 के बाद ऐसा बताया गया है कि परिवाद है वहां संस्थित किया जाएगा जहां पर लेखीवाल या धारक का क्या हो, धारक का मेन अकाउंट हो, उसी स्थान पर ऐसा न्यायालय में वाद लाया जाएगा, परिवाद लाया जाएगा। फर्स्ट क्लॉज ये बताता है। तो 2015 के बाद जो भी मामला ऐसे लंबित था 2015 के समय और 2015 में जो संशोधन हो गया है, तो उसके बाद जो भी मामला होगा तो कहाँ, जहाँ पे अन्य जगह पर यदि कोई परिवाद चल रहा था तो उसे ऐसी जगह पर संस्थित अंतरित कर दिया जाएगा जहाँ पर धारक या लेखीवाल का क्या है, मेन अकाउंट है, उस स्थान पर ऐसा जो मामला है वो अंतरित कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि यदि पश्चातवर्ती बाद में लेखीवाल जो है, बाद में लेखीवाल के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो उसे कहाँ अंतरित किया जाएगा, मतलब उसे किसी अन्य न्यायालय में संस्थित कर दिया गया है, तो ये माना जाएगा कि जो बाद में भी यदि कोई बात आई है, कोई परिवाद आया है, तो उसे भी उसी अंतरण, जहाँ पर अंतरण होना था उसी न्यायालय में भेजा जाएगा। मतलब ये कि धारक या जहाँ लेखीवाल है उसी के न्यायालय में ऐसा जो अंतरण है, जहाँ पर अंतरण किया गया था वहीं उसी जगह पर क्या होगा, जो बाद में लेखीवाल के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है 138 के अधीन कोई अपराध के लिए, तो उसे भी वहीं भेज दिया जाएगा और माना जाएगा सही जगह है। अब तीसरा पॉइंट ये बताता है कि यदि 2015 के बाद कोई ऐसे दो भिन्न भिन्न कोई न्यायालय थे, दो या अधिक न्यायालय थे जहाँ पर ऐसा अंतरित किया जा सकता था या भेजा जा सकता था, तो जहाँ दो या अधिक जगह पर ऐसा मामला जो है, दो जगह पर भिन्न भिन्न जगह पर क्या हो गया है, संस्थित हो गया है, अंतरित हो गया, कहीं पर अंतरित हुआ है, कहीं परिवाद हुआ है, तो क्या माना जाएगा, कहाँ चलाया जाना चाहिए वाद। तो इसमें ये बताया है जहाँ पहली बार ऐसा मामला आया था वहीं पर सारी उसके जो कार्यवाहियाँ होंगी, वो सारी कार्यवाही जहाँ पर पहली बार ऐसा मामला संस्थित किया गया था अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय में, तो वहीं पर उसकी सारी जो कार्यवाहियाँ हैं वो की जाएंगी। और 142 जो सेक्शन है 142A, ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ठीक है, अब हम जो अगला सेक्शन है वो देख रहे हैं, हम सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। अब जो न्यायालय है उसका जो कोई मामला है उसका संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति को यहाँ पर बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता किसी बात के होते हुए भी, इसमें सीधी बात तो ये कह दी गई, पहली बात हमें यही रखना है याद कि CRPC में कुछ भी लिखा हो उसके होते हुए भी उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 की उपबंध दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए जहां तक हो सके ऐसे विचारणों को लागू होंगे। अब इसमें ये बताया है कि पहली बात, CRPC में कुछ भी लिखा हो उस बात के होते हुए भी यदि किसी मामले का विचारण किया जाएगा, संक्षिप्त विचारण किया जाएगा, तो कौन करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के न्यायालय मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। संक्षिप्त विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इसमें बताया गया है कि CRPC के 262 से 265 तक की सारी प्रक्रियाओं का जहां तक संभव हो पालन किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात ये बताई गई है, परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोष सिद्धि की दशा में मजिस्ट्रेट के लिए ऐसी कारावास का जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ऐसी जुर्माने का जिसकी रकम 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, दंडादेश पारित किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जैसे ही संक्षिप्त विचारण होगा तो वहाँ पर CRPC में क्या है, 3 माह तक संक्षिप्त विचारण में दंड दिया जा सकता है। तो इसमें यही बताया है कि परंतु जो न्यायालय है संक्षिप्त विचारण में क्या करेगा, कहाँ तक सज़ा दे सकता है, तो 1 साल तक का सज़ा दे सकता है और 5,000 से अधिक नहीं होगा, मतलब 5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है और 1 साल तक का क्या कर सकता है, कारावास दे सकता है यदि कोई व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, अपराध दोष सिद्ध हो जाता है। अगला हमारा परंतु है वो ये कहता है कि परंतु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर या उसके दौरान जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंड पारित किया जा सकता है, यह कि किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात
उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात ऐसे किसी साक्षी को वापस बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और उक्त संहिता में उपबंधित रीति से मामलों को सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। इसमें ये बताया है कि अगर मुझे यहाँ पर बता दिया है कि यदि कोई व्यक्ति है दोषसिद्ध हो गया है तो दोषसिद्ध होने के बाद उसे 1 साल तक का कारावास 5,000 तक का जुर्माना दिया जा सकता है। दूसरा परंतु ये बोलता है कि यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सकता है और न्यायालय को लगता है इस व्यक्ति को 1 साल से ज़्यादा का जो कारावास दिया जाना चाहिए और या फिर उसका संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मजिस्ट्रेट को लगता है, तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के बाद, ठीक है, और अपना आशय अभिलिखित करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और अभिलिखित करेगा कि मुझे क्यों लगता है, मैं क्यों चाहता हूं कि इनका जो है संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, इस कारण को भी अभिलिखित करेगा। और तत्पश्चात इसके बाद वो क्या करेगा, किसी साक्षी को वापस बुलाएगा। कोई साक्षी है जिसने साक्ष्य दिया था, जिसके साक्ष्य के तौर पर उसे लग रहा था कि ऐसे ज़्यादा दंड मिलना चाहिए, तो साक्षी को पुनः वापस बुलाएगा और क्या करेगा, उसकी परीक्षा, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है उसकी परीक्षा करेगा और तो संहिता में उपबंधित रीति से मामले को सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। मतलब साक्षी को फिर से बुलाएगा, उसको सुनेगा और जो भी अन्य कार्यवाही की जानी है वो उस कार्यवाही को करेगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि जो ऐसा कार्य है, जो कार्यवाही है वो कैसे की जाएगी। तो इस धारा के अधीन किसी मामले का विचारण यथासाध्य जो विचारण है इस धारा में क्या है, विचारण है, तो इस धारा में विचारण यथासाध्य अविरोध न्याय के हित में उसके समापक तक किसी दिन प्रतिदिन जारी रखा जाएगा। मतलब क्या है कि इस धारा के अधीन जो विचारण किया जा रहा है तो न्याय के हित के लिए उसका जो है ट्रायल दिन प्रतिदिन होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसे 1 दिन से ज़्यादा के लिए उसे क्या किया जाए, कार्यवाही को रोक दिया जाए। यदि ऐसी कार्यवाही रोकी जाती है तो उसका लेखबद्ध कारण आपको लिखना पड़ेगा। जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक नहीं समझता। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लेखबद्ध कारण है, इस धारा के अधीन किसी मामले का विचारण यथासाध्य अविरोध न्याय के हित में उसके समापक तक दिन प्रतिदिन जारी रखा जाएगा। मतलब दिन प्रतिदिन ऐसी जो कार्यवाही है वो होगी जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने के वाले कारणों से विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक नहीं समझता। मतलब अगले दिन से यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कल कार्यवाही नहीं होनी है तो इस कारण को लिखित करेगा कि किस वजह से ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है, अब अगला वर्ड है जो ये बताता है, अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो ये बताता है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता से संचालित किया जाएगा। जो विचारण है उसको जल्दी से जल्दी उसका निपटारा किया जाएगा और विचारण को परिवाद फाइल करने की तारीख से 6 माह के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें यह है कि जब भी परिवाद किया जाता है तो परिवाद करने की तारीख से 6 माह के अंदर ऐसा विचारण जो है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। फिर से देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट ये बताता है न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। जो न्यायालय है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति को बताता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ भी लिखा हो उस बात के होते हुए भी जो संक्षिप्त विचारण है वो क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, सीआरपीसी के 262 से 65 तक के उपबंधों का जहाँ तक हो सके उनका विचारण के लिए यूज़ करेगा, उन धाराओं को लागू करेगा। इसमें दूसरी बात ये बताई गई है, सीआरपीसी में जो संक्षिप्त विचारण में सज़ा है वो 3 माह तक दिया जा सकता है, परंतु इसमें यह है कि यदि न्यायालय को लगता है तो 1 साल तक का कारावास या 5,000 तक का जुर्माना अधिरूपित कर सकता है। दूसरा परंतु की ये बात करता है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई कारण है जिस वजह से इसको व्यक्ति है उसको 1 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जानी चाहिए या संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात, ठीक है, और तत्पश्चात ऐसे साक्षी को बुलाएगा, उसकी परीक्षा करेगा और जो भी कार्यवाही वो आगे करना चाहता है तो वो आगे कार्यवाही करेगा। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि ऐसी जो कार्यवाही होगी वो दिन प्रतिदिन होगी। ठीक है, यदि स्थगित करना है तो क्या है, उसको लेखबद्ध कारण लिखने होंगे कि अगले दिन क्यों नहीं हो पाएगा। उसका अगला पॉइंट बताता है कि जैसे ही परिवाद किया जाता है तो परिवाद किए जाने की तारीख से 6 माह के अंतर्गत ऐसा विचारण का जो निपटारा है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 143 हो गया है। अब हम आते हैं किस पर,
144, ठीक है, 144 है समनों की तामील करने की रीति। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के प्रयोजन के लिए किसी अभियुक्त या साक्षी को समन जारी करते हुए कोई मजिस्ट्रेट समन की एक प्रति उस स्थान पर स्पीड पोस्ट या ऐसी कोरियर सेवाओं के द्वारा जो सेशन न्यायालय द्वारा अनुमोदित किए जाएं तामील करने का निर्देश दे सकेगा, जहां ऐसा अभियुक्त या साक्षी मामूली तौर से निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है। इसमें ये बताया है कि समन की जो तामील है वो कैसे की जाएगी, ठीक है। यदि अपराध लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, कोई व्यक्ति आता है, उसने कहा कि भैया उस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो न्यायालय समन तो करेगा, उसको बताएगा कि भैया तुम्हारे खिलाफ क्या आया है, कोई परिवाद आया है, ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, उसको समन करके बुलाना पड़ता है ना। तो समन कैसे किया जाएगा ये बात बताई गई है। तो 144 कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए, मतलब ये है कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। अब इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त या साक्षी को समन जारी करते हुए, यदि किसी साक्षी को या अभियुक्त को समन जारी करना है तो कोई मजिस्ट्रेट समन की एक प्रति उस स्थान पर, ठीक है, अभियुक्त या साक्षी को समन जारी करना है तो मजिस्ट्रेट समन की एक प्रति उस स्थान पर पोस्ट या कोरियर सेवाओं द्वारा जो सेशन न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाए। जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, समन की एक प्रति को क्या करेगा, पोस्ट द्वारा या कोरियर सेवाओं के द्वारा जो सेशन न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाए। जैसा कि सेशन न्यायालय मजिस्ट्रेट को बताएगा कि इस मतलब पोस्ट से या कोरियर से समन को तामील की जाए तो तामील करने का निर्देश दे सकेगा, जहां ऐसा अभियुक्त या साक्षी मामूली तौर से निवास करता है। अब कहां पर ऐसा जो है समन किया जाएगा, तो जहां ऐसा व्यक्ति रहता है, मामूली तौर से निवास करता है या कारोबार करता है, कोई व्यापार करता है या फिर लाभ के लिए काम करता है, ठीक है, जहां ऐसी कोई अभिस्वीकृति जिसका किसी अभियुक्त या साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी तात्पर्य है या उसका पृष्ठांकन डाक विभाग या कुरियर सेवाओं द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। इस प्रकार तात्पर्य है कि अभियुक्त या साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हुई है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक तामील हो गई है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि समन की तामील कैसे होगी, तो सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो उस बात के होते हुए भी यदि अभियुक्त या साक्षी को कोई समन जारी करना है तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा कि सेशन न्यायालय जैसा बताएगा, सेशन न्यायालय कहेगा कि पोस्ट से करो या कोरियर सेवा से, तो सेशन न्यायालय से पूछकर कि हम इसकी जो समन की तामील है वो कैसे करें, तो सेशन न्यायालय जैसा मजिस्ट्रेट को बताएगा तो वैसा मजिस्ट्रेट या तो पोस्ट के द्वारा या कोरियर सेवाओं के द्वारा समन उस व्यक्ति को भेज देगा। तो कहाँ भेजेगा, जहाँ ऐसा जो साक्षी है या अभियुक्त मामूली तौर पर निवास करता है, रह रहा है या कोई कारोबार कर रहा है या लाभ के लिए काम कर रहा है, तो ऐसी जगह पर क्या किया जाएगा, समन भेज दिया जाएगा। अब जो दूसरी बात है वो ये बताई गई है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि जैसे ही समन भेज दिया गया है कुरियर के द्वारा या पोस्ट के द्वारा, डाक सेवा के द्वारा, अब वहाँ पर उस व्यक्ति को जो समन भेजा और ये पता चलता है, जैसे डाक से भेजा, डाकिया को उसमें साइन करने पड़ते हैं। जैसे कुरियर से कोई सामान आता है तो अपन लोग क्या करते हैं, साइन करने होते हैं, तो वो जो व्यक्ति है जिसके लिए ऐसा समन भेजा गया है वो साइन नहीं करता है और ऐसी जो सूचना है वो मिलती है, प्राप्त होती है, डाक कोरियर वाला बताता है या कोई भी बताता है, वो बताता है कि जिसको आपने ऐसा समन भेजा उसने साइन नहीं किए हैं, ये सूचना मिल जाती है जैसे मजिस्ट्रेट को, तो वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय, अब जो न्यायालय ऐसा समन जारी करेगा वो ये घोषित कर देगा कि जो समन है उसकी तामीली हो चुकी है, अब इसके लिए और कोई कार्यवाही करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट ये बताता है 144 में समन की तामील कैसे की जाएगी, तो जहाँ अभियुक्त या साक्षी के लिए समन तामील करना है तो वो मजिस्ट्रेट जैसा कि सत्र न्यायालय बताएगा कुरियर के द्वारा करना है या पोस्ट के द्वारा करना है, वैसा मजिस्ट्रेट के द्वारा समन की तामील कर दी जाएगी। किस जगह की जाएगी, तो जहाँ पर वह व्यक्ति रहता है या व्यापार करता है या लाभ के लिए कोई कार्य करता है। दूसरा पॉइंट बताता है जैसे ही व्यक्ति के पास समन पहुंचता है और वह उसमें साइन नहीं करता है और ये जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो जो न्यायालय ऐसा समन जारी करता है वो ये घोषित कर देगा कि उस व्यक्ति को समन की तामील हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हमारा जो 145 देख रहे हैं, ठीक है। 145 में बताया गया है शपथ पत्र पर साक्ष्य, जो साक्ष्य है वो कैसे दिया जाएगा, तो शपथ पत्र पर दिया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973
1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा और सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन उक्त संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा। इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें किसी बात के होते हुए भी अब जो परिवादी का साक्ष्य वो लिया गया है, परिवादी का साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, तो शपथ पत्र पर लिया जाएगा और सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्ययन होते हुए, कोई अपवाद है उनके अध्ययन होते हुए भी क्या है, जो परिवादी का साक्ष्य वो शपथ पत्र पर लिया जाएगा और ऐसा जो साक्ष्य वो जांच विचारण अन्य कार्यवाही में उसे पढ़ा भी जा सकेगा, मतलब यूज़ किया जा सकेगा। दूसरा पॉइंट ये बताता है, न्यायालय यदि वह उचित समझे तो अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे किसी व्यक्ति को जो शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है समन करेगा और उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा करेगा। ये बताया है कि न्यायालय यदि उचित समझे, अब जो न्यायालय है अगर उसे उचित लगता है तो अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर, अब जो अभियोजन पक्ष है या अभियुक्त है, वादी या प्रतिवादी हैं, ये आवेदन करते हैं कि किसी व्यक्ति को शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है, ठीक है, आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को जो शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है समन करेगा। जिस व्यक्ति ने क्या किया है, शपथ पत्र पर क्या किया है, शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया है तो समन करेगा और उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा करेगा, मतलब उसने जो कुछ भी कहा है उसके बारे में परीक्षा की जा सकती है, ठीक है। 145 कहता है शपथ पत्र पर साक्ष्य लिया जाएगा यदि कोई परिवादी है, जो कोई परिवाद करता है तो परिवादी का जो साक्ष्य वो कैसे लिया जाएगा, शपथ पत्र पर लिया जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्लॉज कहता है, ठीक है। जो परिवादी का साक्ष्य है वो शपथ पत्र पर लिया जाएगा और जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि अगर ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य लिया गया है तो अब वादी या प्रतिवादी, अभियुक्त या अभियोजन क्या कहते हैं कि आवेदन करते हैं कि जिसका ये जो साक्ष्य लिया गया है उसमें और भी कोई चीज़ है जिसके बारे में क्या किया जाए, परीक्षा की जानी चाहिए। तो न्यायालय को ऐसा आवेदन करते हैं और न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति की जिसने शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया है उसका और परीक्षा की जानी चाहिए, तो न्यायालय ऐसा समन करेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, ठीक है। 145 बताता है कि यदि कोई शपथ पत्र पर साक्ष्य बताया गया है, यदि कोई परिवादी है तो उसका साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाएगा। और जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है अभियुक्त या अभियोजन चाहते हैं कि जिसने ऐसा साक्ष्य दिया है उसकी जांच की जानी चाहिए, तो न्यायालय यदि उचित समझे तो न्यायालय क्या कर सकता है, जिसने ऐसा जो शपथ पत्र पर जो साक्ष्य दिया है उस व्यक्ति को समन करके बुला सकेगा और उसकी और परीक्षा भी कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 146 में बताया गया है बैंक की पर्ची का कतिपय तथ्यों के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य होना। न्यायालय इस अध्याय के अधीन प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में बैंक की पर्ची का या ज्ञापन में जिसमें यह घोतक करने वाले शासकीय चिन्हक हो कि चेक अनादृत हो गया है प्रस्तुत किए जाने पर ऐसे चेक का अनादरण होने के तथ्य की अवधारणा करेगा जब तक कि ऐसे तथ्य को नासाबित नहीं कर दिया जाए। इसमें यह बताया गया है बैंक की पर्ची का कतिपय तथ्यों के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य होना। यदि बैंक की पर्ची है, बस इसमें इतना याद रखना है, यदि कोई बैंक की पर्ची है उसमें कोई ऐसा चिन्ह लगाया गया है जिस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय में है और न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो ऐसा चेक है वो अनादृत हो गया है। अब जैसे ही न्यायालय को ये लगता है तो प्रथम दृष्टया अगर कोई चिन्ह ऐसा है जिससे लगता है कि वो अनादृत हो गया है तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय ये अवधारणा करेगा कि जो चेक है वो अनादृत हो गया है जब तक कि उसे प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। फिर से देखते हैं कि यदि कोई बैंक की पर्ची है तो उसमें कोई ऐसा साइन वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जिस वजह से न्यायालय को लगता है कि ये क्या है, अनादृत हो चुका है ऐसा चेक, तो न्यायालय उसकी अवधारणा करेगा कि ये जो चेक है वो अनादृत हो गया है जब तक कि उसे कोई ना साबित नहीं कर दे कि ये अनादृत नहीं हुआ है, तब तक न्यायालय यही समझेगा कि ये जो चेक है वो अनादृत हो गया है। अब हम 147 देखेंगे, अपराध का समनीय होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध समनीय होगा। अब इसमें यह बताया गया है जो अपराध है उसका समनीय होना, यदि कोई अपराध है उसका समनीय होना, तो इसमें यह बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में, ठीक है, इस एक्ट में, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी अपराध बताए गए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, समनीय होंगे। बस हमें इतनी बात याद रखना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी अपराध बताए गए हैं वो क्या होंगे, वो समनीय होंगे। ये क्या बताता है, 147 बताता है, ठीक है। और CRPC में कुछ भी लिखा हो उसके ऊपर ये प्रभावी होगा। अनुसूची अधिनियमों का निरसन, संशोधन अधिनियम 1800, ये सब कोई बात नहीं, ठीक है।
तो हम फिर से देखते हैं 147 ये बताता है कि इस एक्ट में जितने भी अपराध बताए गए हैं वो सारे अपराध क्या होंगे, समनीय होंगे। हमें सिर्फ इतनी ही बात याद रखना है और ये कहाँ बताया गया है, 147 में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।